नमस्कार दोस्तों, आज हमारे विशेष पॉडकास्ट एपिसोड में हम मिलेंगे एक ऐसे प्रेरणादायक व्यक्तित्व से जिन्होंने भारतीय महिला कबड्डी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। वी टॉकिंग अबाउट नन अदर देन पद्मश्री एंड द्रोणाचार्य अवार्ड विनिंग कोच डॉक्टर सुनील डबास। हरियाणा के झज्जर जिले के माजरा गांव में जन्मी सुनील डबास ने शिक्षा और खेल दोनों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। शी होल्ड्स मल्टीपल डिग्रीज इंक्लूडिंग एन MA, MPhil and a PhD in sports psychology. Under her leadership, the Indian women kabaddi team has won 7 international gold medals, including the 2010 Asian Games and 2012 World Cup. Currently, she serves as the head of the Physical Education Department at Dronacharya Government PG College, Gurugram. तो आइए सुनते हैं उनके प्रेरणादायक सफर, संघर्षों और सफलता तक की कहानी उन्हीं की जुबानी। Stay tuned for an inspiring conversation. नमस्कार सुनील जी, गुरुग्राम मिरर के मंच पर आपका स्वागत है। नमस्कार प्रियंका जी। देखो, सबसे पहले तो मैं आपका गुरुगांव मिरर जो आपने एक अपना शुरू किया है, ये बहुत ही काबिले तारीफ है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी, शुभकामनाएं देना चाहूँगी। क्या किसी ने कभी सोचा होगा कि हरियाणा के जिस जिले में बेटियों की संख्या सबसे कम थी, या यूं कहें कि बेटियां पैदा ही नहीं होने दी जाती थी, उसी जिले की बेटी ने उस छोटे से गाँव का नाम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर किसी चमकते सितारे की तरह टांक दिया। तमाम चुनौतियों के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय फलक पर अपनी सफलता का परचम लहराया आपने। ये कैसे संभव हुआ? एक ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर और राष्ट्रपति भवन के पद्मश्री या 3 बार मैंने जैसे नेशनल अवार्ड लिए हैं, तो यहाँ तक का सफ़र आसान तो नहीं था कि गांव से निकलकर। और आपने सही कहा कि उस गांव में मेरे दौर में जो एक विमेन का रेशियो है ये बहुत ही कम था। इवन हरियाणा में लोवेस्ट रेशियो था। और झज्जर ज़िला मेरा पड़ता है, झाजगढ़ माजरा जो मेरा गांव पड़ता है, उस गांव में ना खेल कूद था ना एजुकेशन। मेरे गांव में जो स्कूल था वो 5वीं क्लास तक का एक सरकारी स्कूल था। इवन 5वीं क्लास के बाद बहुत सारे बच्चियां जो वहां से पढ़ती हैं उनका ड्रॉप आउट शुरू हो जाता है। और पड़ोस के दूसरे गांव में जब झाजगढ़ में हम जाते हैं तो 2.5-3 किलोमीटर पड़ता है हमारा स्कूल, तो वहाँ पे भी गर्ल्स स्कूल होने के नाते वहाँ लड़कियाँ कुछ पढ़ लेती हैं। 10th क्लास तक गवर्नमेंट का गर्ल्स स्कूल है। हमारे इस एरिया में लड़कियों की एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं था और स्पोर्ट्स तो बिल्कुल ही हमारी लाइफस्टाइल से डिसअपीयर था। लेकिन उस एरिया में और उस माहौल में रह के हम नॉर्मल तरीके से स्पोर्ट्स को कभी भी कैचअप नहीं कर पा सकते थे। आपको परिवार में से किसी का सपोर्ट मिला या खुद उसके लिए भी संघर्ष करना पड़ा आपको? तो गांव में कोई प्रैक्टिस वगैरह का एरिना नहीं था। गांव में तो इवन हमारे यहाँ ट्रैक सूट जो स्पोर्ट्स की किट होते वो भी पहनना अलाउ नहीं होता था। हम सिटी में जाते थे, सिटी में प्रैक्टिस करते थे, ट्रैक सूट अपना बैग में डाल के लेके जाते थे। मिट्टी का ग्राउंड होता था, उस मिट्टी में लथपथ होके, वहाँ पानी भी नहीं होता था, वॉशरूम्स भी नहीं होते थे स्टेडियम में, और उसी मिट्टी से लथपथ, पसीने से लथपथ हमारी किट के ऊपर हम अपना सूट सलवार पहन के वापस गांव आ जाते थे। और जब गांव में आते थे तो किसी को पता नहीं होता था कि हम कोई स्पोर्ट्स भी करते हैं। तो ताऊ जी के जो है रोल था उनका, उन्होंने भी यस कर दी कि नहीं नहीं स्पोर्ट्स में करने दो, पर बेटा एक कंडीशन पे तुम स्पोर्ट्स में जाओगी कि गांव में तुम किसी से भी चर्चा नहीं करोगे कि तुम स्पोर्ट्स करते हो। तो हमने ये कंडीशन मान ली और हम प्रैक्टिस करते रहे। अब ये जो प्रैक्टिस है धीरे धीरे इनके रिजल्ट आते गए और ये आगे बढ़ते गए। और मेरे ख्याल से उस गांव में जहाँ एक्सेप्टेंस नहीं था, तो वो एक्सेप्टेंस कब आई? जब एशियाड के बाद हम वापस लौटे हैं और एशियाड में जहाँ टीवी चैनल्स पे दूरदर्शन गांव तक जाता था, 2010 की बात है, हमारे गांव तक सारी सिचुएशन पहुंची। उससे पहले भी मैं 2005, 6, 7, 8 में लगातार मेडल जीते, लेकिन टीवी चैनल्स पे एशियाड को बहुत ज़्यादा कवरेज मिली और उस कवरेज में मेरे गाँव तक मेरा नाम पहुँचा। तो काफ़ी गांव में लोग भी कहते थे, अरे ये तो हमारे पड़ोस में अतरे की लड़की है। तो शायद एक उनको गर्व फील हुआ कि ये हमारे गांव की बेटी है। आपने जब देश को गौरव दिलवाया, उसके बाद निश्चित रूप से चीज़ें बदली होंगी। आपने अपने गांव में उसके बाद क्या बदलाव देखा? तो जहाँ वो बेटियों को बाहर निकलने नहीं देते थे, जब सफलता हाथ आई और नाम हुआ कुछ बाहर, तो शायद उनके अंदर एक्सेप्टेंस बढ़ी। और उसी एक्सेप्टेंस ने मुझे जो है गांव में हमारा जो ट्रैक सूट पहनना हो या कुछ भी, वो एक्सेप्ट हुआ। और वो गांव के सारे लोग मिल के 300-400 ट्रैक्टर भर के जब एयरपोर्ट पर लेने पहुंचे हैं। एक गांव में बहुत बड़ा फेलिस्टेशन किया गया है, नागरिक अभिनंदन समारोह हुआ है। तो ये एक मुझे उस दिन ऐसा फील हुआ था कि अब मेरा गांव बदल गया। बेटियों के लिए उनकी सोच बदली है, उनका एक आईना उन्होंने अपना देख लिया है कि नहीं, बेटियों को आगे निकलने देना चाहिए, बढ़ने
देना चाहिए और स्पोर्ट्स भी बच्चों को करने देना चाहिए। पिछले दिनों बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, तो उसमें वो खुद ही कह रहे थे कि पूरा स्टेडियम में इतनी महिलाएं थी और वो सभी महिलाएं बेचारी इतना लंबा लंबा घूंघट निकाल के बैठी, लेकिन उन्हीं महिलाओं के सामने उनकी बेटियां शॉर्ट्स में खेल रही हैं। तो सभी बेटियों से भी मैं ये कहना चाहूँगी कि किसी भी गांव से निकलना मुश्किल नहीं है, मेहनत करना मुश्किल नहीं है। उस चीज़ के ऊपर ठहरना और उसको साबित करना कि ये सत्य है और इस तरीके से अच्छाई के साथ जोड़ के चलोगे तो जनता और समाज हमारा स्वीकार करेगा। गलत चीज़ को समाज स्वीकार नहीं करता है। तो इसलिए समाज के दायरे को मैंने ना कभी तोड़ा ना मरोड़ा, लोगों की ना भावनाओं को मैंने कभी तंज कसा। मुझे जो तंज मिले मैंने उनको भी अपने अंदर, मेरी माँ का एक ब्रह्म कुमारी आश्रम से जुड़ी हुई थी, तो उन्होंने हमेशा मुझे एक ही बात मुझे कहती थी माँ कि बेटा लोगों के तानों के जवाब कभी मत देना, उनका जवाब जब तुम कुछ करके आओगे तो शायद उनको अपने आप मिल जाएगा। सुनील जी, अक्सर लोग कहते हैं कि संसाधन नहीं थे, लोग मतलब संसाधनों का रोना रोते हैं। कई लोगों को कहते सुना होगा कि प्रतिभा है लेकिन वो संसाधनों के अभाव में कुम्हला जाती है। इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखती हैं? बिल्कुल प्रियंका, देखो मेरे पास गांव में कोई संसाधन नहीं था। एक किसान का घर था, किसान की फैमिली में संसाधन नाम मात्र के होते थे। जैसे मैं डेली 10-15 मटके पानी के भर के लेके आती थी कुएं से, वो भी कुआं वैसा होता था, चकली वाला भी नहीं होता था, नीचे से खींचना पड़ता था। तो वो मेरा मॉडर्न जिम था। उस जिम में मैं एक्सरसाइज करने की बाहर जरूरत ही नहीं, अगर आप घर के वो सारे काम कर रहे थे। मैं गोबर पानी का सारा काम करती थी। गंडासे से जैसे खेतों से जवार बाजरा वो काट के लेके आती थी, तो उसको भी गंडासे से हाथ से चला के वो कटिंग करते थे ग्रास की। मैं ये कहती हूँ कि संसाधन तो आदमी बहाना होता है, संसाधनों से जो ओत प्रोत है ना, वो तो बच्चे कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। जिनके पास बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ होगी वो मेहनत करना तो छोड़ ही रहे हैं। मेहनत आदमी वही करता है जिसके पास संसाधनों की कमी होती है, और वो आगे बढ़ता ही वो है जो संसाधनों को कहीं ना कहीं उसको स्केर्सिटी फील हुई है। तो शुरुआती दौर के संघर्ष तो रहे, लेकिन क्या उसके बाद गोल्ड मेडल से लेके पद्मश्री पाने के बाद भी आपकी राह में चुनौतियां आई है? उसके बाद राहें कुछ आसान हुई? देखो प्रियंका, चुनौती तो मैं एक बात आपको सच्चाई आज भी मैं उसको बताना चाहूँगी कि हमारे आज भी पुरुष प्रधान समाज 50% से ऊपर है, और पुरुष प्रधान समाज में अगर कोई महिला उच्च पद पे है तो उससे नीचे सबऑर्डिनेट से कोई काम करना नहीं चाहता या उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। आज भी महिलाओं की सिचुएशन वैसी ही है। मैं समझती हूँ कि महिला होने के नाते बहुत सारी जगह ऐसा है जो लेग पुल के शिकार हम होते हैं, और उस लेग पुल से अगर हम स्ट्रॉन्ग हैं तो बाहर आ जाते हैं, अगर हम स्ट्रॉन्ग नहीं है तो बाहर नहीं आ पाते। मैं वर्ल्ड कप में, मेरी टीम सेमीफाइनल मैच खेल रही है, और कुछ ऐसे नेगेटिव प्रवृत्ति के लोग थे कि उस समय पे वर्ल्ड कप के मैच के दौरान मुझे बाउंसर लगा के, और मैच के दौरान आधा मैच मेरा बिना कोच के टीम खेली है, मुझे वहाँ अंदर भी नहीं जाने दिया। इतना भी रोक सकते हैं। ये कहाँ की घटना है? ये पटना में फर्स्ट वर्ल्ड कप। और जब हाफ मैच जा चुका तो मैं पब्लिक एरिना से बच्चों को पीछे से गाइड कर रही हूँ कि बेटा अब ऐसे जाओ, अब ऐसे रेड करो, और बच्चे मुझे पीछे मुड़ के पूछ रहे हैं कि मैम अब क्या करें। मतलब यहाँ तक भी लेग पुल हो सकती है, कैन यू इमेजिन? लेकिन हुई है। लेकिन हार नहीं मानी है मैंने कभी भी, क्योंकि ये लेग पुल, हम कबड्डी के खिलाड़ी हैं, लेग पुल से हमें अच्छे से पता है कि लेग पुल करके हम पाला से बाहर फेंक सकते हैं। आज तक मैंने ये वर्ड बोला भी नहीं था कि जो लेग पुल हुई है, लेकिन मैं आज बता रही हूँ कि लेग पुल आपके किसी भी फील्ड में आज भी होती है और पहले भी होती आई है। इस पूरे गौरवपूर्ण सफर के दौरान कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो जो आपके दिल के बहुत करीब रहा हो? क्या हमारे व्यूअर्स के साथ आप शेयर करना चाहेंगी? मैं 2010 का एक एशियन गेम्स का बताती हूँ वाकया। हम चीन में जा रहे थे, तो मेरे फादर ने इंडो चाइना वार लड़ा था, तो उनके मन में ये था कि बेटा हम चीन में हार गए थे, तो अगर मेरी बेटी वहाँ जाएगी और कुछ इंडिया का, भारत का झंडा वहाँ फहरा के आओगे तो मेरे लिए ये बहुत फख्र की बात होगी, और मैं समझूंगा कि मेरी ज़िंदगी का जीना और वो सफल हो गया। तो वहाँ पे हमारा जैसे मैच चल रहा था ईरान के साथ, तो वो मैच हमारा बहुत टफ मैच हुआ और कांटे की टक्कर थी। इवन 8-11 से हम पिछड़ रहे थे, और उसी टाइम पे काफ़ी लड़कियों में एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आ गया, हम नहीं खेल पाएंगे। एक लड़की ने तो ये भी बोल दिया, हाँ हम हार गए, भारत में जाके हम क्या मुंह दिखाएंगे। आई सेड नो, अभी हमारे पास बहुत टाइम है, हमारे नहीं है, लेट्स फाइट है। और उसको हमने दोबारा इतना फाइट के साथ लिया कि हम 13-13 इक्वल स्कोर पे आए, फिर 17-17 इक्वल पे आए, फिर मैच टाई हो गया।
और मैच टाई होके फिर 5-5 रेड का एक्स्ट्रा टाइम मिला और हम 22-23 के 1 पॉइंट के स्कोर से जीते। और वो दिन था कि हमने वहाँ पे अपने देश का झंडा फहराया। मेरी आंखों में ज़रूर आंसू थे, मेरे फादर की आंखों में भी आंसू थे। वो मैच देखते हुए बिल्कुल बीच से बाहर निकल गए थे। बदलते वक्त और परिवेश में महिलाओं के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कितनी ज़रूरी है? देखो, फाइनेंशियल सिक्योरिटी एक महिला का बहुत बड़ा हथियार है। तो मैं हमेशा महिलाओं को ये कहती हूँ कि आप साइड बाय साइड ऐसा कुछ काम जरूर करें जिससे आप कुछ पैसा अर्न कर सकें, ताकि आपके काम की वैल्यू हो सके। कोई भी काम कीजिए, आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है वो सर्वोपरि होती है। और वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी महिला के अंदर एक कॉन्फिडेंस देती है कि हाँ, मैं कुछ कमाती हूँ। आप एक खिलाड़ी रही हैं, लेकिन हमें पता है कि अपने परिवार को भी बहुत अच्छे तरीके से संभाला है। तो ये बैलेंस कैसे बनाया कि मैदान में भी आपने अपने आप को साबित किया और घर में भी व्यवस्था बनाए रखी? क्योंकि अक्सर जो महिलाएं घरों से निकली हैं उनके लिए ये स्थिति बड़ी ही चैलेंजिंग होती है। देखो, मैं इस मामले में थोड़ा सा फॉर्चुनेट रही हूँ कि मेरी जॉइंट फैमिली है। तो जॉइंट फैमिली में मुझे ये है कि कई बार घर से निकलना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि मेरी जगह मेरी ड्यूटी लेने वाले घर में काफ़ी लोग हैं कि हम महीनों बाहर रहते हैं। जब महीनों आप ट्रेनिंग पर रहते हो, घर से बाहर रहते हो, घर की सारी चीज़ें आपकी तितर बितर हो जाती हैं। इवन कई बार मैं सुबह ट्रेनिंग पे होती थी तो हस्बैंड का फ़ोन आता था, मेरी पैंट कहाँ रखी, मेरी शर्ट कहाँ रखी, यहाँ तक भी सिचुएशन आती है। हमारी एडजस्टमेंट है वो घर में सारे लोग समझते हैं और वो करते हैं। आजकल जो न्यूक्लियर फैमिलीज का कॉन्सेप्ट बना है या बढ़ा है, उसमें कहीं ना कहीं चीज़ें हाथ से छूटती जा रही हैं। कई दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं समाज में इसके। तो ऐसे में आपको लगता है कि क्या संयुक्त परिवार की अवधारणा की ओर फिर से लौटना होगा नहीं, लेकिन वो परिवार की अवधारणा हमारी बहुत पुरानी प्राचीन परंपरा है और अगर उसके अंदर हम रहते हैं तो वो परंपरा काबिले तारीफ है। जैसे एक क्यूबिक फैमिली में एक सारा दिन मम्मी पापा दोनों वर्किंग में, बच्चा बच्ची घर में अकेला रहता है सारा दिन, उसको कोई कंपनी शेयर करने वाला नहीं होता है। तो ये जो क्यूबिक फैमिलीज हैं और हमारी सोसाइटीज में भी आजकल इस प्रकार के परिवार रहते हैं कि वो पड़ोसी से भी बात नहीं करते हैं। तो ये जो इस प्रकार का एनवायरमेंट है ना, ये एक मेंटल फ्रस्ट्रेशन लाता है। हेल्थ क्या होती है? 4 प्रकार की हेल्थ होती है, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ। जब सोशल हेल्थ आपकी प्रॉपर नहीं होगी तो आप अच्छे नागरिक कैसे बनोगे? एडजस्टमेंट कहाँ से सीखोगे? परिवार, संयुक्त परिवारों में आदमी एडजस्टमेंट सीखता है। तो मुझे लगता है कि ज्वाइंट फैमिली का एक फ़ायदा हमारे यहाँ पहले रहा है। आजकल फैमिलीज थोड़ी सी टूटी हुई हैं और इस टूटी हुई फैमिलियों का सबसे बड़ा दुखदायी पार्ट है हमारे बुजुर्ग लोगों को वृद्धाश्रमों में जाना पड़ रहा है। अभी पिछले दिनों एक स्कूल की कोई बच्ची, किसी वृद्धाश्रम में कोई स्कूल की बच्ची गई, उसने अपनी दादी को वहाँ पहचान लिया। वृद्धाश्रम हमने आज फॉरेन कंट्रीज में बहुत देखे हैं, हमारी कंट्री में भी वो वृद्धाश्रम आ गए। तो ये हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है। लेकिन कई बार लोगों की मजबूरी भी होती है कि उन्हें नौकरी करने के लिए घरों से बाहर दूसरे शहरों में जाना होता है। तो ऐसे में पति पत्नी अगर कमा रहे हैं तो बच्चा अकेला रह जाता है। ऐसे में न्यूक्लियर फैमिली एक मजबूरी बन जाती है। तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए कि बच्चों को एक अच्छी परवरिश मिल सके? कल 2 बच्चे हैं, पहले हमारे ज़माने में हम जैसे 6 बहन भाई हैं, पहले ही फैमिली छोटी हो गई है। रिश्ते आधे तो वैसे ही चाचा ताया मौसा ये तो सब निकल गए। अब रिश्ते जितने हैं उनको भी हम बांध के नहीं रख पा रहे, ये हमारे सोसाइटी का ड्रॉबैक है। तो सोशल सर्कल है वो बढ़ना चाहिए और सोसाइटी के जो इस प्रकार के जो हैं वो कैंप्स भी लगने चाहिए। इंटरनेशनल विमेंस डे पे हमारे व्यूअर्स को क्या संदेश देना चाहेंगी? पूरे वर्ल्ड वाइड महिलाओं को महिला दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। सच्ची बात यह है कि 50% हम हैं और 50% को हम जन्म देते हैं। तो 100% वो होने के बावजूद भी हमें आज इस जमाने में अपने लिए 33% रिजर्वेशन की डिमांड करनी पड़ रही है। ये मेरे को बड़ा दुखदाई लगता है। एक स्पेशल फोकस्ड रूरल बेल्ट विमेन का एक ऐसा होना चाहिए कि उनके सुधार के हमें रास्ते ढूंढने चाहिए। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर सुनील डबास की प्रेरणादायक कहानी। एक ऐसी महिला जिन्होंने अपनी मेहनत, अटूट संकल्प और बेहतरीन कोचिंग से भारतीय महिला कबड्डी टीम को गौरवशाली ऊंचाइयों तक पहुंचाया। हर जर्नी इज अ पावरफुल रिमाइंडर दैट ट्रू सक्सेस इज बिल्ट ऑन डेडिकेशन एंड अनब्रेकेबल स्पिरिट। उनकी कहानी हमें यही सिखाती है, चैंपियंस आर नॉट बोर्न, they shaped through discipline, hard work and the right mentorship। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। Stay tuned for more powerful stories on Gurugram Mirror, where voices inspire and journeys create history। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपने सपनों को जिएं, खुद पर विश्वास रखें और आगे बढ़ते रहें।